उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स के सेकंड आयोग को, अर्थात मुदालियर आयोग को। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे, मैंने बुक्स के माध्यम से और अलग अलग बुक्स से तथा कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट से जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे वे स्वयं बनाए हुए थे, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स है, हमारा हिंदी है। सेल्फ स्टडी के बेस पर अपने नोट्स बनाए थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक सेल्फ प्रिपरेशन की थी, और उन्हीं नोट्स को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। जो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे बुक दिखाई है, यह बुक है भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, जिसके हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं रमन बिहारी लाल एंड कृष्णाकांत शर्मा। तो प्रीवियस लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधा कृष्णन आयोग को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो राधा कृष्णन आयोग है वह आयोग है भारतीय शिक्षा यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला आयोग। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला आयोग कहेंगे तो वह हमारा आ जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, जिसको हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जनरली कभी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला उच्च शिक्षा आयोग कौन था या भारत का पहला आयोग कौन था, तो आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग कौन सा था, तो यह उसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, मुदालियर कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, जिसने डिटेल में बात की थी किसके बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो आप लोग जो ये बुक मैंने दिखाई थी, इसी बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। जब हम बीएड पे पढ़ते थे और जब आप लोगों ने हमने सबने बीएड किया तो उस समय काफ़ी डिटेल हमें दिया होता है, तो हमें उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही लेने होते हैं। क्यों, तो आप भी बहुत अच्छे से आयोग पढ़ चुके होंगे, मैंने भी पढ़ा, सब ने पढ़ा। बहुत से आयोगों में कुछ बिंदु ऐसे ही होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं, हमको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स नोट करने होते हैं, तभी हम डिफरेंट आयोग में अलग अलग डिफरेंस उनके पॉइंट्स को सामने रख पाएंगे। तो आप लोग डीप स्टडी कीजिएगा। यदि आप बुक से नहीं कर रहे हैं तो आप इन नोट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा, ये शायद आपके बहुत काम आएंगे। जितने भी आयोग से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो इन नोट्स से बाहर नहीं थे। मैं आगामी जब आयोग को कंप्लीट करूंगा तो मैं इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा। तब तक आप इन नोट्स को बनाइए, इनको पढ़िए, ताकि जब एमसीक्यू आपके सामने आएगा तो उस समय आप एमसीक्यू को क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। हम पहले अलग अलग आयोग पर अलग अलग भी एमसीक्यू करेंगे, और उसके पश्चात हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उससे पहले कोठारी आयोग 1964, इन सबको पढ़ेंगे। जब एमसीक्यू आता है, जब हम अलग अलग डिफरेंट आयोग से एमसीक्यू डालेंगे तो वहाँ पर जो कन्फ्यूजन होगा वो हमारे नहीं होने चाहिए। मीन्स मेरे कहने का मतलब है मैं सभी आयोग को मिक्स करके भी एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल जैसे जैसे मुझे समय मिल पाएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग को। तो सर ध्यान से देखिएगा, मुदालियर कमीशन जो कि हमारा 1952 1953 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो हमारा मुदालियर कमीशन है, इसके बारे में कुछ लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया था। तो देखिए, ताराचंद समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1948 में। ये भी कभी पूछ लिया जाता है। और क्यों गठित हुई थी, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु। तो क्या हुआ, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। किसने, ताराचंद समिति ने। किससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा और उसका स्तर ऊंचा उठाने से संबंधित सुझाव के संदर्भ में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मीन्स कैब ने
इन सुझावों का अध्ययन किया, जिसको हमने बोला था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसका अध्ययन किया, और कैब को ये सुझाव अधूरे और अस्पष्ट लगे, यानी कि ज्यादा क्लियर नहीं लगे ताराचंद समिति के सुझाव। तो इसलिए क्या हुआ, अतः कैब ने 1951 में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किसने रखा, या मुदालियर आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किसने रखा। तो सर ये रखा था किसने, कैब ने। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। तो यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को आराम से पता है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ध्यान दीजिएगा, जो इसका गठन हुआ है, डेट अब आपको सब याद हो जानी चाहिए, 23 सितंबर 1952 है इसकी डेट, 23 सितंबर 1952। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। 8 सदस्य इसमें भारतीय थे और 2 इसमें विदेशी सदस्य थे, जॉन क्रिस्टी और विलियम, ठीक है, विलियमसन। इसको मैं आगे अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में आएगा। और इसके जो सदस्य सचिव हैं A.N. बसु हैं, किसी बुक में बासु लिखा रहता है लेकिन A.N. बसु हैं, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सौंपी। यह प्रतिवेदन 244 प्रश्नों का एक विस्तृत दस्तावेज है। तो कितने पृष्ठ हैं, 244 पृष्ठ हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के 14 प्रकरणों पर प्रकाश डाला गया। मीन्स प्रकरण मतलब यहाँ पर मेनली मेरे कहने का मतलब है अध्याय से। अब इसके अध्याय में भी बड़ा कंफ्यूजन है, मैक्सिमम बुक्स में ये अध्यायों की संख्या 14 ही दी है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 15 भी दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम कहें तो हम इसमें 14 अध्याय मान के चलेंगे, जहां तक मेरा मानना है। मैक्सिमम बुक में यह 14 दिए हुए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति हो, ठीक है। तो इसलिए मेन जो है आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है। एक जो मैंने बताया कि मुदालियर आयोग, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 23 सितंबर 1952 को, और मुदालियर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, 29 अगस्त 1953 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और गठन कब हुआ, 23 सितंबर 1952 को। 10 अध्यक्ष थे। अब आगे हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखिएगा सर, ये मेरे सेल्फ के नोट्स हैं, जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय के लिखे हुए नोट्स हैं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सकें। तो देखिए फिर से यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 23 सितंबर 1952 से, यानी कि यहाँ गठन हुआ सर, और 29 अगस्त 1953 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये कुछ इसके जो सदस्य हैं मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि तो अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा और डीप बनेगा, और कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से मुदालियर आयोग के सदस्य नहीं थे, पूछेगा आपसे। जो हैं उनको देखिए, जो एक्स्ट्रा नेम वहां पे आएगा वो नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर, नंबर 1 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं, मैंने ऊपर से लिखा हुआ है अध्यक्ष, ये कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के। डॉक्टर दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दूसरे नंबर पर श्री A.N. वसु। जो A.N. वसु थे ये इसके सदस्य सचिव थे। सदस्य सचिव मीन्स मेंबर सेक्रेटरी। एक आप थोड़ा सा 10वें नंबर पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लिखा हुआ है इसके सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो थे डॉक्टर S.M.S. चारी, ठीक है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, सहायक सचिव हैं। और मेन जो सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव, वो A.N. वसु थे। और ये केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली से ये इनका सिलेक्शन हुआ था, मीन्स इस मुदालियर आयोग के लिए। फिर तीसरे नंबर पे डॉक्टर जॉन क्रिस्टी, ये भी इसके सदस्य थे, ये विदेशी सदस्य थे, ठीक है। और श्री केनेथ रस्ट विलियम, ये भी सदस्य थे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केनेथ रस्ट विलियम, ये भी विदेशी सदस्य थे, ठीक है।
मैंने जो इसको याद किया था, मैंने ऐसे याद कर लिए थे, विदेशियों को मैं हमेशा क्रिकेटर्स के नाम से याद कर लेता था। तो एक तो केन विलियमसन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और दूसरे मिचेल जॉनसन, डॉक्टर जॉन क्रिस्टी से मिचेल जॉनसन के नाम से मैंने याद कर लिया था। आप कोई भी ट्रिक बना लें। और दूसरे कौन है? विलियमसन, केनेथ रस्ट विलियमसन, यानी कि केन विलियमसन अच्छे न्यूजीलैंड के काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो मीन्स यहाँ पर दो सदस्य कौन से हैं? विदेशी हैं, जॉन क्रिस्टी और केनेथ रस्ट विलियम। जो विलियम आए थे शिक्षा निदेशक थे बड़ौदा के, ठीक। फिर हैं डॉक्टर KL श्रीमाली, ये कहाँ से आए थे? प्राचार्य विद्या भवन उदयपुर। इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा कहाँ से आए थे, वो मैंने लिखा हुआ है उस समय, लेकिन थे कौन कौन नाम आप जरूर देखिएगा। फिर है एक डॉक्टर KG सैयदैन, ये भी सदस्य थे। श्री JA तारापुरवाला, ये भी सदस्य हैं। डॉक्टर हंसा मेहता, ये सदस्य हैं। श्री MT व्यास सदस्य हैं। और 10वें नंबर पे मैंने स्टार बना के मार्क करा हुआ है डॉक्टर SMS चारी, ये जो है इसके सहायक सचिव हैं, मीन्स ये हैं इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो आपको सामने मैंने दिख रहे हैं। आपको एक ही तरीका है, आप इनको नोट करिए और इनको डेली पढ़िए। इनको चाहें तो जहां आपका स्टडी रूम है वहां पे चिपका दें, रोज आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इनके अलावा जो नाम आएगा मैं MCQ में आगे मेंशन करूंगा, वो इनके सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं सर। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। देखिए जो मेन उद्देश्य रहे होंगे वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, मेन चीजें मैंने नहीं, जो मतलब जिसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं वो मैंने नहीं लिखा। जैसे क्या हुआ होगा, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों या से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, ऐसा तो उद्देश्य रहेगा ही रहेगा, वो कॉमन सी चीजें हैं। तो पहला देखिए, लोकतंत्री नागरिकता का विकास, ये कुछ मेन ऐसे पॉइंट हैं जो इसके विशेष उद्देश्य थे। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, प्रोग्रेस इन वोकेशनल स्किल। सर मैं बताना चाहूँ, व्यावसायिक कुशलता के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बात करी थी बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएं, यानी कि मल्टीपर्पज स्कूल खोले जाएं, जो आगे भी आएगा, जिसमें कि छात्र कताई, बुनाई और हस्तशिल्प, अलग अलग जो आजकल ट्रेड चलते हैं उससे रिलेटेड शिक्षा को प्राप्त कर सके, ताकि शिक्षित बेरोजगारी ना हो। तो यहाँ से व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि में जो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने की बात करी, यह किस आयोग ने कहा? यह 2021 के लेक्चरर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो बहुउद्देशीय स्कूल खोले गए, अभी आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, किसने कहा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी इसका उद्देश्य था। नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज आए स्टूडेंट्स में, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, इनका कहना था। नंबर 5 पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, जूनियर मींस बेसिक तथा उच्च शिक्षा से संबंध स्थापित करना, यानी कि माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस ऐसा हो, को करिकुलर एक्टिविटी ऐसी हो, या उसका सिलेबस ऐसा हो, पाठ्यक्रम कि वह प्राथमिक स्तर के लेवल का भी ध्यान रखता हो और आगे उच्च शिक्षा से भी उसका आपस में संबंध हो। ठीक, आप समझ गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार पर विचार प्रस्तुत करना, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो हर आयोग जो उससे रिलेटेड होगा उसका होगा ही होगा। मेन आपको ये 4 पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है। लोकतंत्री नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, व्यक्तित्व का विकास करना, नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु शिक्षा, ये उद्देश्य थे। और इससे पहले मैंने बताए थे इसके सदस्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने सर देखिएगा यहाँ पे कोई हेडिंग डाल के नहीं बनाए थे नोट्स की, तो हेडिंग देखें तो जो हेडिंग जैसे हम पढ़ते हैं ना, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, उसमें देखें तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो जाते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर अब ये करा हुआ है, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट मैंने बात करा है इसके प्रीवियस, ये वाली स्लाइड पहले थी, मैंने टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने लिखे केवल पॉइंट। तो ऐसे भी आप भी डायरेक्ट पॉइंट वाइज ही आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो देखिए सब, अब मेन पॉइंट आते हैं यहाँ से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुदालिर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दिए गए सुझाव। सबसे पहला क्या कहा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब
की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पैब प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक ही तरीका है याद करना है बस, और इसका कोई तरीका नहीं, बार बार देखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कैब की तरह पैब किसने कहा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। दूसरा पॉइंट है सर, जिन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन नहीं किया गया है उनमें इनका गठन किया जाए। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में है हमारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ना, तो ऐसे ही प्रत्येक जिन राज्यों में उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं थे वहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए कह रहा है। साथ ही में इनने कहा प्रांत का जो शिक्षा निदेशक होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वह क्या होगा? इसका पदेन अध्यक्ष होगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष में प्रांत के शिक्षा निदेशक इसका अध्यक्ष होगा। यह किसने कहा? तो मुदालियर आयोग। सर आगे चलते हैं, नंबर तीसरे पॉइंट पर इन्होंने क्या बोला है? शिक्षा तीसरा पॉइंट ये आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं। शिक्षा निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्य शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है, इसलिए इसका पद कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप समझ गए। नंबर फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्थापित किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। यह किसका सुझाव था? यह है माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग का। नंबर पांचवा पॉइंट भी देखिए, माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर मीन्स टैक्स लगाया जाए, या इसको सर ऐसे आएगा ये कि उद्योगों से आने वाले कर को तकनीकी माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा में खर्च किया जाए। यह सुझाव किसने दिया? तो यह दिया मुदालियर आयोग। यानी कि जो उद्योग, जो हमारे इंडस्ट्रीज से जो टैक्स आता था, उसका जो भी टैक्स आए, जो भी रेवेन्यू आए, उसको पूरा का पूरा तकनीकी शिक्षा पर खर्च कीजिए, ऐसा सुझाव था मुदालियर आयोग का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अपने नोट्स में केवल वही पॉइंट लिखे थे मेन जो सर एग्जाम में पूछे जा सकते। फिर नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट, माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाले दान आयकर से मुक्त होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई एजुकेशनल सेस, CESS जो सेस बोलते हैं हम, वो नहीं लगना चाहिए। यानी कि अगर कोई माध्यमिक स्कूलों को अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो वह क्या होना चाहिए? उतना दान उसके इनकम टैक्स पर वो क्या हो जाना चाहिए? वहां से टैक्स नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि टैक्स डिडक्शन में उसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, आयकर से मुक्त होना चाहिए, उस पर टैक्स ना पड़े। फिर अगली बात कहा 7 पॉइंट, प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय में निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण कौन करेंगे? उस शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की बात से नेक्स्ट स्लाइड में। यदि आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी आगे और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। नंबर 8 पॉइंट है सर, माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो कह रहे हैं और इसकी अवधि कितनी हो कह रहे हैं? 7 वर्ष हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा आएगा वहां, ऑप्शन अलग अलग होंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो किसने कहा है? ये कहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। इसके बाद से है नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में विभाजित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। 3 वर्षीय माध्यमिक का कहने का मतलब था इनका कक्षा 6, 7 और 8 से। 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक में कहते थे 9, 10th, 11th और 12th। यानी कि माध्यमिक शिक्षा कुल कितने वर्ष की हो गई? 7 वर्ष की होगी। आगे बढ़ते हैं 10वें पॉइंट पर। ये सबसे ज्यादा इनका ऐसा पॉइंट है जो इस आयोग का दोष भी कहें या इसकी आलोचना इस पॉइंट से बहुत ज्यादा होती है।
इन्होंने क्या कहा, देखिए, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में, मीन्स 11वीं कक्षा को हाई स्कूल में कह रहा है, तथा 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक की होगी तथा डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा। यानी कि 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में कहने का मतलब, सॉरी, यहां पे कहना चाह रहे कि 11 तक ही हो और 12वीं कक्षा हो ही नहीं, जो इंटरमीडिएट आज चलता है वो हो ही नहीं, 12वीं को डिग्री में वहां कॉलेज में, मीन्स वहां अटैच कर दिया जाए, वहां जोड़ दिया जाए। किस आयोग ने कहा, यह इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से थोड़ा बाद में इसकी आलोचना भी होती है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा, आलोचना मीन्स इसके दोष हम कहेंगे। इस प्रकार माध्यमिक दोष क्या आएगा कि शिक्षा की संरचना को स्पष्ट नहीं किया गया। इस पर एक अस्पष्ट व्याख्या दी इन्होंने कि आखिर क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, 12वीं को डिग्री में क्यों जोड़ना चाहते हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं इन्होंने उसको बताया। तो देखिए, इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक की होगी और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा, ये इन्होंने बोला। मुदालियर आयोग की शिक्षा संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 + 3, 11 मतलब या तो 11 + 3 मीन्स इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते थे माध्यमिक शिक्षा, अब वो इंटरमीडिएट तक न होकर के 12 तक न होकर के 11 तक होगी और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा। 11 + 3 का ये मतलब है। और 5 + 6 + 3 का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि 5 तक की प्राइमरी एजुकेशन बेसिक कक्षा 1 से 5, और जो 6 तक की, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 तक आप गिनेंगे तो 6 साल होंगे, वो माध्यमिक शिक्षा, और 3 साल की उच्च शिक्षा। ये 5 + 6 + 3 इनकी शिक्षा संरचना है। अब आगे चलते हैं सर। 11वां क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो 2021 के, जब मैंने एग्जाम दिया था, उसमें हमारे पेपर में आया हुआ था। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल खोले जाएं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो मल्टीपर्पज स्कूल में इनका ये कहना था कि स्कूल में कताई भी सिखाई जाए, बुनाई भी सिखाई जाए, हस्तशिल्प भी सिखाया जाए, और भी जो हमारे हैं अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड, मीन्स कास्ट कला सिखाई जाए, ताकि बच्चे जो हो जाएं डिग्री को, एक ये भी था कि डिग्री कॉलेज पर एडमिशन के लिए बोझ ना पड़े कि बच्चे माध्यमिक शिक्षा के बाद से जो स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ अर्निंग करने लगे। और यह आज मैं आपको बता दूं वर्तमान में भी हो रहा है। आजकल उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार एक कौशलम योजना चला रही है, जिसको हम छात्रों को कक्षा में पढ़ाते भी हैं। कौशलम जो कार्यक्रम है भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला, इसमें क्या है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जिसमें वो कुछ अपने स्थानीय प्रोडक्ट के द्वारा कोई ऐसी चीज बना सकें कि जिसको मार्केट में बेच करके कुछ अर्निंग कर सकें। जैसे एपन होता है हमारे उत्तराखंड में, तो ऐसे कुछ एपन से रिलेटेड डिजाइन, जैसे कोई चौका होता है तो चौके के ऊपर एपन दे दिए जाएं, या कोई गागर होती है जैसे उसमें एपन दे दिए जाएं, या फिर बच्चों के द्वारा स्थानीय अगर कोई हर्बल चाय है या जैसे रीठा है उससे कैसे शैम्पू बनाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें उस कौशलम योजना में वर्तमान में भी चल रही है। तो आगे चलते हैं। 12वें पॉइंट पर बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाए। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की जो अवधारणा थी, ये भी सर माध्यमिक शिक्षा आयोग की है। नंबर 13 पॉइंट, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय और बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय और विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय, यह भी माध्यमिक शिक्षा आयोग की ही द्वारा दिया गया सुझाव है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 पे। यहां पे क्या कह रहे हैं, आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए। आवासीय दिवस विद्यालय भी खोले जाए, यानी कि जो डे बोर्डिंग जिसको हम कहते हैं, जहां बच्चे प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहें। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की बात किसने करी अगर कहा जाए तो हम कहेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। पॉइंट नंबर 15, मुदालियर आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना 12th में यानी कि 11th से, जैसे कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ एग्रीकल्चर ले लेते हैं, कुछ हमारे ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 7 वर्गों में बांटा।
जैसे इसमें क्या है, मानव शास्त्र है यानी कि ह्यूमैनिटीज। इसमें सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखे हैं, सब्जेक्ट इसमें आगे क्या होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, ये विषय मैंने लिखे हैं। लेकिन मानव शास्त्र वर्ग मतलब आप समझ गए, स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं। दूसरा साइंस, विज्ञान, विज्ञान में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं। तकनीकी आप समझ ही गए, वाणिज्य, कॉमर्स, कृषि और ललित कला और गृह विज्ञान, गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए। तो वहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है, माध्यमिक शिक्षा ने मुदालियर आयोग ने या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर किस वर्ग को विभाजित नहीं किया था। कोई ऐसा ऑप्शन दे देगा, जैसे ललित कला है, ठीक है, ऐसी कोई आपको दे देगा। जब हम एमसीक्यू क्रिएट करेंगे तो वहां पे आप 7 को ध्यान रख लीजिएगा, जो कोई अदर ऑप्शन होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 15 तक हमने यहां पर 15 पॉइंट ये नोट करें। नेक्स्ट देखिए सर, पॉइंट नंबर 16 पे हम चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 16 में मैंने नोट किया हुआ है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में 3 भाषाओं सहित कुल 8 विषय रखे। दोनों इंपोर्टेंट है। वहां जो वर्ग थे, वर्ग कितने वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्ग में। वर्ग मतलब स्ट्रीम। यहाँ माध्यमिक स्तर पर विषय कुल कितने विषय रखे, ये भी पूछा जा सकता है। 8 विषय, जिसमें 3 भाषाएं, तो कहीं ना कहीं त्रिभाषाओं का सम्मेलन का समायोजन। उसमें 3 भाषाएं कौन कौन थी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं। एक तो मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। ये इन्होंने मेन बात यहाँ पे करी हुई थी। अब देखिए, मुदालियर आयोग ने शिक्षण विधियों में सुधार के लिए क्रिया विधि तथा योजना विधि के प्रयोग का सुझाव दिया। अब जब आप बुक में देखेंगे तो शिक्षण विधियां में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी कि रट कर पढ़ने की प्रवृत्ति को छोड़ा जाए। तो मेन कौन सी विधि इन्होंने सबसे ज्यादा बोली, क्रिया विधि तथा योजना विधि, और साथ में ये भी याद रख लीजिएगा प्रयोग विधि, लर्निंग बाय डूइंग भी था। अब मैं इन चीजों को ऐसे ही याद कर लेता था उस समय कि भैया जब क्रिया विधि होगी तो क्रिया विधि मीन्स एक्शन मेथड, ठीक है। योजना विधि मीन्स प्रोजेक्ट मेथड, जब प्रोजेक्ट होगा तो प्रैक्टिकल भी होगा ही होगा। तो आप समझ लीजिए क्रिया विधि, योजना विधि और प्रयोग विधि। फिर 18वां पॉइंट है सर, विद्यालयों में स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा मीन्स फर्स्ट एड, रेड क्रॉस तथा एनसीसी की स्थापना की जाए। किसमें, माध्यमिक विद्यालयों में। और डिग्री कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस किसने कहा था, उच्च शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिएगा सर, 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 19 बच्चों के, इसको हम बोलते हैं चरित्र से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड। तो 17 वर्ष, इसने कहा था कि बच्चों का चरित्र काफी अच्छा हो, उनको चरित्र से रिलेटेड शिक्षा दी जाए। यहां पर देखिए 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना तथा चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किया जाए। तो किसकी यह रिकमेंडेशन थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। नंबर 20 पॉइंट में चलते हैं, माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। निम्न माध्यमिक कक्षाओं हेतु 6, 7, 8 प्रशिक्षण 2 वर्ष का होना चाहिए। यहां पर बीटीसी बोला था इन्होंने, बाद में सीटी भी हुआ था, अब तो सब हटा दिया गया है। अब 6, 7, 8, 9, 10 डायरेक्ट एलटी होता है और 11, 12 लेक्चरर होता है, ठीक। लेकिन जो इन्होंने कहा था वो यहाँ पे आपके सामने है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु प्रशिक्षण 1 वर्ष का कहा पहले, लेकिन जिसे बाद में 2 वर्ष का किया गया। तो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए क्या बोला, बीएड बोला, ठीक है। अब हम चलते हैं 21 पॉइंट पे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 21 में क्या लिखा है मैंने, मेन बात, जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हो उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए। मैं आपको यहीं पे देना चाहूं, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसको शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है, बाइबल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए बहुत अच्छी बात करी थी इसने, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आएगा। तो फिलहाल जो भी शिक्षक कार्यरत हो उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए।
यानी कि जो उनको अवकाश मिलेगा ट्रेनिंग के लिए उस पर उनको फुल सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई हाफ सैलरी या अवैतनिक अवकाश होगा, ऐसा कोई प्रबंध नहीं था, पूर्ण वेतन मिलेगा, ये बात कही थी। फिर एमएड में प्रवेश के लिए बीएड उत्तीर्ण तथा 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। मीन्स एक तो आपको बीएड होना चाहिए, साथ में आपको 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति न दी जाए, ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या था, रिकमेंडेशन थी। तो 23 पॉइंट तक मैंने कवर किया। देखिए मेरे नोट्स जो हैं सब पॉइंट वाइज ही मैंने बनाए, क्यों तो बहुत लंबा हिस्ट्री जैसा, वो इतिहास जैसा लिख के याद करना बहुत टफ पड़ जाता है। तो पॉइंट वाइज थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करते रहें तो चीजें दिमाग में रहती हैं। 24 पॉइंट सर काफी इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों की बात हो रही है, छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, कहा 500 से 750 तक याद करना है और कोई तोड़ नहीं है। सत्र में कम से कम कितने कार्य दिवस होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 200 कार्य दिवस होने चाहिए, इनकी रिकमेंडेशन थी। प्रति सप्ताह 35 घंटे कार्य किया जाए। 35 घंटे का मतलब 35 पीरियड हो, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था जो एक पीरियड हो, हर एक पीरियड उसकी अवधि हो 45 मिनट। अगला बोला सर माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। फिर इसके बाद से आगे बोला 2 माह का ग्रीष्मकालीन अथवा शीतावकाश। ग्रीष्मकालीन अथवा शीतावकाश का मतलब ये ऐसा होता है, कुछ विद्यालय हमारे ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी होती है कि वहां जाड़ा अधिक होता है। तो जहां जाड़ा ज्यादा होता है तो वहां पर गर्मियों में 10 दिन की छुट्टी होती है, तो जाड़ों में अभी वर्तमान में बात करूं तो 35 दिन की छुट्टी होती है। उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूं। तो यानी कि कहीं 2 माह का, कहीं ग्रीष्मकालीन हो सकता है अवकाश, तो कहीं वो शीतावकाश हो सकता है। जहां ज्यादा गर्म होता होगा तो वहां गर्मियों में दे दी जाएंगी 2 महीने की छुट्टी, और जाड़ों में 10 दिन की दी जाएंगी। ठीक है, 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश। और जहां जाड़ा ज्यादा होता है वहां 2 महीने की छुट्टी, शीतावकाश। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप ग्रीष्मकालीन ऑब्लिक शीतावकाश में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 2 माह का ग्रीष्मकालीन ऑब्लिक शीतावकाश, साथ में 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश तथा सभी सरकारी अवकाश जो तो होते ही हैं, परंतु एक बात लिख दी, कुल अवकाश 160 दिन से अधिक न हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है सर। मुदालियर आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो से क्या मतलब है? देखिए हमने पढ़ा था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, बीएड में हम पढ़ते थे। यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे कुछ काउंसलिंग यानी कि कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जाए, तो उसके लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो एक ऐसा ब्यूरो हो जो गाइडेंस एंड परामर्श पर, काउंसिल पर कार्य करे। अभी आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे मैंने डिटेल में इन चीजों के बारे में लिखा भी होगा। कैरियर मास्टर की यानी कि जीविकोपार्जन शिक्षक के बच्चों, जो छात्र होते हैं उनको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, उनके कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड बातें उनको समझाई जाए, इसका सुझाव भी दिया था। तो आप फिलहाल याद रखेंगे शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। 26 अभी हम डिटेल में बात करेंगे। 26 एग्जाम से रिलेटेड क्या बोला, देखिए इन्होंने कहा छात्रों की प्रगति का संचयी अभिलेख रखें। मीन्स छात्रों की जो प्रगति है उसका आप रिकॉर्ड रखें, मीन्स रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। जो भी जैसे अभी भी जो उत्तराखंड बोर्ड से हमारे पास जितने भी बच्चों के रिजल्ट आते हैं, मार्कशीट आती है, उसकी नॉमिनल रोल आता है, वो सब हम गार्ड फाइल बोलते हैं, गार्ड फाइल में हम उनको लगाए रखते हैं। ठीक है, और सभी बोर्ड में होता है, सीबीएसई में भी, सभी जगह जितने बच्चे का पंजीकरण हुआ है, कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनों का एग्जाम होना है, ये सब ऐसा आप संचयी अभिलेख रखेंगे, कहा गया सुझाव, और ये रखा भी जाता है वर्तमान में भी। फिर मूल्यांकन परिणाम, देखिए प्रतिशत अंकों के स्थान पर ग्रेडों में प्रकट किया जाए। इसके लिए 5 स्केल पॉइंट 5 पद श्रेणी उत्तम होगी। यानी कि ग्रेड में आप रिजल्ट को 2 कह रहे हैं, मार्क्स मत दिखाओ कह रहे हैं, परसेंटेज शो मत करो कह रहे हैं।
अब पंच पद श्रेणी यानी कि 5 स्केल पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे ग्रेड आते हैं ना, ए ग्रेड 75% से ऊपर सपोज, यानी कि इनने डायरेक्ट ये बोला था ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। जैसे ई ग्रेड क्या होता है, फेल होता है, तो ये 5 पॉइंट स्केल उत्तम होगी, ये बोला, ठीक है, ग्रेड की बात करी। फिर बाह्य परीक्षाओं में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर समविभागी अर्थात कंपार्टमेंटल परीक्षा की व्यवस्था की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी हो, 1952-53 में ही बोल दिया था मुदालियर आयोग ने कि माध्यमिक स्तर पर भी कंपार्टमेंट एग्जाम हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड बोर्ड में ये कंपार्टमेंट एग्जाम की व्यवस्था वर्तमान में 2023 से प्रारंभ हुई है। समझ रहे हैं, पहले कंपार्टमेंट जो होता है सीबीएसई में तो कंपार्टमेंट चलते आया है, सीबीएसई बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड की बात बता रहा हूं 2023 में पहली बार कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ, ठीक है। उससे पहले उत्तराखंड बोर्ड में यदि फेल तो फेल, ठीक है। अब देखिए 27वें नंबर पर स्त्री शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो कहा, गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए कहा, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए। और स्त्री शिक्षा में सबसे मेन बात इन्होंने बोली कि बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धार्मिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न किया जाए। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, इन्होंने यह कहा था कि नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा को आप विद्यालय के समय के अतिरिक्त पहले या बाद में दे सकते हैं, यानी कि विद्यालय के बाहर धार्मिक शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है, लेकिन विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, निर्देशन पाठ्य पुस्तक, वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके काम की बहुत बड़ी बात है, एक ही वीडियो में आपके मेन सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव, मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु तथा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के स्तर को सुधारने हेतु सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी के निर्माण की अनुशंसा की। देखिए कुछ बुक में लिखा है सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी, कहीं ये भी लिखा है उच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी। तो पाठ्य पुस्तकों के लिए भी एक उच्च लेवल की, हाई लेवल की कमेटी होनी चाहिएगा इनमें। यह क्या करेगी मैं आपको बता दूं, मैंने ज्यादा डिटेल लिखा नहीं है। इसमें यह कहा था कि पाठ्य पुस्तक जो है किसी भी एक सब्जेक्ट की एक ही बुक ना हो, याद करिए, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक ना हो, कम से कम 3 से 4 बुक हो एक ही सब्जेक्ट की, मींस अलग अलग ऑथर की कहें या अलग अलग पब्लिकेशन की कहें, ये बात कही। दूसरा कहा ये जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी ये करेगी कि जो बुक बना रहे हैं उसका कागज कैसा हो, उसका प्रिंट कैसा हो, उसका रेट मूल्य कैसा हो बुक का, ये सब ये कमेटी ध्यान में रखेगी। और कमेटी पाठ्य पुस्तक ऐसी बनाएंगी कि वो सिलेबस के आधार पर हो। अब ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे ना, वहां क्या पूछा जाएगा वो आपके लिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि किस आयोग के द्वारा कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण हेतु उच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी के निर्माण की सुझाव दिए गए, तो मुदालियर आयोग यहां ये पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए आप जरा स्क्रीन पर जरा गौर फरमाइए, सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक समिति कमेटी के सदस्यों का निर्धारण कितना टफ था, कितना हाई लेवल बना दिया था। यहां से भी इस आयोग की थोड़ा सा दोष कहे जाते हैं। देखिए कौन होने चाहिए, देख रहे हैं, कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य, पहला कह दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जज मीन्स जज ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा बोला गया सार्वजनिक या लोक सेवा आयोग का एक सदस्य हो उस कमेटी में। तीसरा कुलपति वाइस चांसलर हो। फिर 2 विशेष योग्यता संपन्न शिक्षा शास्त्री हो, शिक्षा निदेशक हो, कमेटी के सचिव होंगे, वो शिक्षा निदेशक जो होंगे इस कमेटी के सचिव होंगे, ये भी कहा गया। और कमेटी के सदस्यों की कार्य अवधि 5 वर्ष होगा। यहां पर इसके दोष क्यों कहे जाते हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कही गई कि वैसे ही भारत में या किसी भी देश में, किसी भी राज्य में प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा।
हाई कोर्ट में वैसे ही इतने लंबे समय तक केस लटक जाते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, कोई भी केस इतना लंबा लटक जाता है। न्यायाधीश के पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं, तो न्यायाधीश पाठ्य पुस्तक के निर्माण में क्या उनका रोल होगा, उनको रखने की क्या जरूरत पड़ गई सिलेबस के निर्माण में पाठ्य पुस्तक के लिए, यहां से इसका दोष कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वहां क्वेश्चन आ सकता है किस आयोग के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पाठ्य पुस्तक समिति में के सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के लिए कहा गया, तो आप समझ सकते हैं मुदालियर आयोग। नेक्स्ट चलते हैं सर, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुझाव। तो ये जो सुझाव होंगे शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी, ये छात्रों को रिलेटेड है। तो देखिए सर, पहली बात अब यहाँ क्या कह रहा है, राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विस की सुसंगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आपको याद करना पड़ेगा, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाइए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्येक राज्य में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के गठन की बात किस आयोग के द्वारा की गई, तो यह है मुदालियर आयोग। देखिए, परीक्षा एक ऐसी चीज होती है जहां पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, आता बहुत लिमिटेड है। क्वेश्चन आएंगे यहां से 2-3 या 3-4 आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3, लेकिन पढ़ना इतना है। देखिए नेक्स्ट, कुछ भी चीज को आप मिस नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम परीक्षा है। छात्र छात्राओं की या छात्र छात्राओं का वर्ष में एक बार, यानी वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए विद्यालय में। आज भी होता है सर, वर्तमान में भी उत्तराखंड में मैं बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से विद्यालयों में टीम आती है, सरकारी विद्यालयों में, और वो निःशुल्क बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती है, और जो बच्चे होते हैं उनको अपनी तरफ से दवाई भी देती है। जैसे आंख, नाक और गले की विशेष जांच होती है वर्तमान में, मैं आपको बताना चाहूँ, जो बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं उनके लिए निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, सरकारी विद्यालयों में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, उन बच्चों को क्या आई ड्रॉप की जरूरत है या क्या मेडिसिन की जरूरत है, वो भी निःशुल्क बच्चों को दी जाती है। और साल में अभी तो एक बार लिखा है, हमारे विद्यालय में 3 बार यह स्वास्थ्य परीक्षण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा, लेकिन सबसे पहले रिकमेंडेशन किसकी थी, मुदालियर आयोग। रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, स्कूल हेल्थ ऑफिसर द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। देखिए, जो बच्चों को कुछ डिजीज हो तो उनका मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक समझ गए होंगे आप। फोर्थ, इसी में क्या कह रहा है, सभी विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग एवं जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जाए। ये तो शारीरिक भी है ना, इसमें शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुझाव हेडिंग आप देख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा सर, विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। स्वशासन प्रणाली कहने का मतलब सर ये है कि छात्र स्वयं ही डिसिप्लिन्ड हों, यानी कि छात्रों का चरित्र बहुत अच्छा हो, छात्र आज्ञाकारी हों, अपने से बड़ों का सम्मान करें। स्वशासन प्रणाली छात्रों के अंदर भी हो या और शिक्षकों के अंदर भी हो। विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो ऐसे कार्य करें, ऐसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें कि एक सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन प्रणाली विद्यालय में हमें वहां पर उसका एहसास हो या उसका क्रियान्वयन हो सके। तो इसी में नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में देखिए, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये आ गया, माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन व परामर्श सेवाएं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो मैंने पहले भी आपसे कह रहा था। तो सर पहला पॉइंट है, विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों, गाइडेंस ऑफिसर्स और जीविकोपार्जन शिक्षकों, कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जाए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोग उठा सकता है क्वेश्चन कहीं से भी। किस आयोग के द्वारा माध्यमिक माध्यमिक नहीं कह, देखो बाद में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ेंगे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोठारी आयोग भी पढ़ेंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसी आयोग ने कहा है, जब कोठारी भी आ जाएगा, 1986 की शिक्षा नीति भी आ जाएगी, मुदालियर, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये किसने कहा था। तो जैसे जैसे स्टडी चल रही है उसको कंफर्म करते हुए चलिए। पेन निकालिए, एक कॉपी निकालिए, ये केवल शॉर्टकट मतलब अपनाइएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं से प्रिंट आउट निकालें। मेहनत हमने भी करी है,
आपको भी करनी पड़ेगी। सेल्फ लिखिए, लिखने से और ज्यादा याद होगा आपको। केवल पहले सुनना, ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रव्य, आप सब बीएड में जानते हैं। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे कैरियर मास्टर, जीविकोपार्जन शिक्षक और निर्देशन अधिकारियों, गाइडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए कहा। नंबर सेकंड पॉइंट देखिएगा सर, शिक्षा अधिकारियों को छात्र शिक्षा अधिकारी जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंडलीय शिक्षा अपर निदेशक जो भी हैं, और शिक्षा निदेशक, महानिदेशक जो भी हैं, मतलब जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारियों को, उनके लिए भी कुछ बात कही है। शिक्षा अधिकारियों के लिए, शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें समय समय पर व्यवसायों की समुचित सूचना देने हेतु, यानी कि जो ट्रेड्स हैं, जीविकोपार्जन सम्मेलन यानी कि कैरियर कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए जाएं। जैसे 12th के बाद हो जाता है ना, बीएससी करें, बीए करें, बीटेक करें तो क्या करें। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों के द्वारा छात्रों को माध्यमिक विद्यालय में ही कैरियर गाइडेंस यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस, जीविकोपार्जन सम्मेलन आयोजित किए जाएं कि छात्रों में, अलग अलग छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हर एक छात्र डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक छात्र इंजीनियर नहीं बन सकता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वह क्या बने, उनके लिए क्या कोर्स हो सकते हैं, उसके लिए जीविकोपार्जन सम्मेलन पर ध्यान देना चाहिए। तो आप नोट करिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा। तो मेन 2 पॉइंट थे, वही मैंने लिखे होंगे जब मैंने नोट्स बनाए। अब देखिए, अध्यापक प्रशिक्षण या अध्यापकों के हित। पहला पॉइंट ही देखिए क्या है, मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है, बाइबल फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स के बारे में बहुत कुछ कहा इन्होंने, टीचर्स के हित में बहुत अच्छी बात कही मुदालियर आयोग ने। यह भी आपसे पूछा था, शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग को कहा जाता है, तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या इसने ऐसा कहा, देखिए मेन पॉइंट ही मैंने लिखे होंगे। पहला, संपूर्ण देश में शिक्षकों का चुनाव तथा नियुक्ति एक समान होनी चाहिए, संपूर्ण देश में, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं बताना चाहूं, इनने जो एडेड स्कूल होते हैं वहां पर एक अलग उसका बताया कि वहां पर प्रधानाचार्य उसके एक सदस्य होने चाहिए, उसके लिए अलग कमेटी हो। लेकिन शिक्षकों का चुनाव कैसा होना चाहिए, नियुक्ति एक समान होनी चाहिए कहा। दूसरा, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए, इसके लिए विशिष्ट समितियों का गठन किया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उस समय यह कहा कि वर्तमान में शिक्षकों का वेतन काफी कम है, इसलिए एक विशिष्ट समिति यानी कि कमेटियों का गठन किया जाए कि शिक्षकों का वेतन कितना होना चाहिए और उसके अनुसार इनके वेतन में वृद्धि की जाए। तो देखिए, शिक्षकों के हित में बहुत अच्छी बात कही, वेतन बढ़ाने की बात। तीसरी बात, अध्यापकों को अपनी एवं आश्रित यानी कि जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, उनके बच्चे, ठीक है, या उनके माता पिता जो भी हैं, तो अध्यापकों को अपनी एवं आश्रित संबंधियों की चिंताओं से मुक्त रखने के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड तथा जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी कि त्रिमुखी लाभ योजना इसको कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, शायद ये आपके लिए थोड़ा सा अगर ब्लर हो जाए तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, पेंशन कम प्रोविडेंट फंड कम लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि अध्यापकों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधाएं अध्यापकों को दी जानी चाहिए, यह मुदालियर आयोग ने कहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखिए सर, नंबर 4th पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रमों यानी कि रिफ्रेशर कोर्सेज तथा लघु गहन पाठ्यक्रमों, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज और कार्यशाला में व्यवहारिक प्रशिक्षण की वर्कशॉप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन वर्कशॉप की व्यवस्था की जाए। यानी कि टीचर्स जो है ना, जब टीचर ट्रेंड होगा तभी तो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अभिनव पाठ्यक्रम मीन्स नए नए पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्सेज, टीचर को बार बार ट्रेंड किया जाए, टीचर को बार बार ट्रेनिंग दी जाए, और उन ट्रेनिंग में शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज, छोटे छोटे इंटेंसिव यानी कि क्रिएटिव कोर्सेज हों, और कार्यशाला में व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी केवल ऐसा नहीं कि आप क्लास में ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए, छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझिए, खाली थ्योरेटिकल नहीं, करके
यानी कि ऐसी ट्रेनिंग होती है, आज भी ट्रेनिंग होती है काफ़ी अच्छी अच्छी, जहाँ पर शिक्षकों को बहुत अच्छा सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाए जाते हैं वर्कशॉप। तो किसने यहाँ बात की कि ऐसा किया जाए? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अब देखिए सर पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण विद्यालयों में, जैसे कि डिग्री कॉलेजेस में जहाँ से हम बीएड करते हैं, मैं छात्राध्यापकों को, छात्राध्यापक कौन होते हैं? जब हम लोग बीएड कर रहे होते हैं तो हम बीएड में उस समय टीचिंग करते हैं, फील्ड टीचिंग, तो उस समय हमको स्टूडेंट टीचर यानी कि छात्राध्यापक कहा जाता है। तो प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्राध्यापकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाए, उन्हें विद्यालय के समीप निवास स्थान की सुविधा दी जाए और चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। लेकिन क्या आज भी ऐसा है? तो आज भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी हम देखते हैं जब हम बीएड कोर्सेस करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट सीट से करते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ फीस है, और प्राइवेट से करते हैं तो वही बीएड आज 1.5 लाख 2 लाख रुपये में हो रहा है। जबकि 1952-53 में इतनी अच्छी बात यहाँ पर कही थी मुदालियर आयोग ने, जब भाई वो टीचर को एक अच्छा माहौल बनेगा, जो आने वाले समय में टीचर बनने जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि शिक्षक केवल छात्र को ही नहीं पूरे देश को बदल सकता है, इतनी पावर होती है एक शिक्षक में। और शिक्षक के लिए कहा जाता है कि स्वयं तो वहीं रहे, शिक्षक उस सड़क के समान होता है जो स्वयं तो वहीं रहता है लेकिन अगले को उसकी मंजिल पर पहुंचा देता है। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है फिलहाल? अब हमको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमने बीएड में इतना पैसा दिया या हमारी इतनी फीस पड़ी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो है उसको याद करना है सामने सर। प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्राध्यापकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने, किसको? छात्राध्यापकों को सुविधा दी जाए, उन्हें विद्यालय के समीप निवास स्थान की सुविधा दी जाए और चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। यह रिकमेंडेशन थी, इसीलिए तो कह रहे हैं शिक्षकों के लिए बाइबल फॉर टीचर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं स्क्रीन को। तो देखिएगा 5 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया था, 6 पॉइंट है सर, शिक्षकों तथा उनके बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाए, यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए और जो उनके बच्चे हैं उनका फ्री में इलाज हो। फिर 7वें नंबर पे कह रहा है शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे बात करी थी, ये मेन बातें यहाँ पे मैंने करी थी मुदालियर आयोग के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में। और लास्ट में मैंने देखिए 5 स्टार बना के लिखा है, मुदालियर आयोग का कहना था आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। ये भी मुदालियर आयोग ने कहा था कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग को डिस्कस करने की कोशिश करी, और ये मेरे सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं जब मैं स्वयं लेक्चरर के स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा था और आप लोगों के सम्मुख मैंने अपने नोट्स प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको यह पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, रेगुलर स्टडी कीजिए, डेली स्टडी कीजिए, डेली स्क्रीनिंग को 2 घंटा पढ़िए। बुक से अच्छा कुछ मत होता है, कुछ नहीं होता है। बुक पे ध्यान दीजिए, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी, ऐसा सोचने पे टाइम वेस्ट मत करिए। बस किताबों को निकालिए, किताबों को खोलिए और पढ़िए। बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो बुक को पढ़ने की आदत डालिए, और जो हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं इसको भी लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। यदि ऐसा होगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप डेफिनेटली सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको आगामी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।